नमस्कार जौहार हमारे सभी प्यारे साथियों का अपने पसंदीदा चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में स्वागत है। हम लोगों का आज का जो सेशन रहेगा हमारे प्यारे साथियों, वो हम लोगों का साइंस के ऊपर आज का सेशन रहेगा। अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य सीरीज को आप सबों के लिए लाया गया है, जिसमें से डेली अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन का सीरीज जो है ये चलाया गया है और 15 क्वेश्चन ही यहाँ से नहीं कवर होगा। यहाँ से आपका जो है ना 15 इंटू कम से कम 4 कर दीजिए, 60 क्वेश्चन जो है डेली कवर होगा। इतनी व्याख्या के साथ आप सबों को दे रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन में पढ़कर अपना क्वेश्चन को गलत ना कर लें। अपने क्वेश्चन को समझ के अच्छे से जो है अच्छा आप मार्क्स को स्कोर कर सके, इसी उद्देश्य के साथ इस सीरीज को लाया गया है। इस सीरीज़ का पहले जो है 8 सीरीज़ दिया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका गलत नहीं हो। आज जो हम लोगों का सेशन रहेगा ये हम लोगों का 9वां सेशन रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक कमेंट्स ज़रूर वहाँ पे कर दीजिएगा कि वीडियो को कैसा देना है, क्या इसमें सुधार करना है, क्या नहीं करना है, ताकि हम मोटिवेट होकर इस तरह का वीडियो आप सबों के लिए लाते रहें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का सामान्य जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 90/140 mmHg, 120/160, 120/80, 80/120। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है यानी जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि रक्तदाब क्या है। तो रक्तदाब कुछ भी नहीं है, रक्तदाब को ही इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति में आप सुने होंगे किसी का हाई हो जाता है तो किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है ना, इसी का प्रकार है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, हृदय के संकुचन से क्या होता है कि हृदय जब संकुचित होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो धमनी होती है ना उसकी दीवार में एक दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, उसकी दीवार में क्या होती है, एक दाब उत्पन्न होती है और इसी दाब को हम लोग ब्लड प्रेशर या तो रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, अब ये जो दाब होता है ना ये संकुचन होता है तो उससे 120/80 यानी 2 रूपों में कैसे आता है तो ये ध्यान दीजिएगा। ये जो 120 होता है ना ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और 80 जो होता है वो होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, यानी 120 सिस्टोल होता है और डायस्टोल 80 होता है। अब यहाँ से बात आता है कि हम यहाँ पे बोले कि हृदय की जो धमनियाँ है वो संकुचित होती है। ठीक है, संकुचित होना मतलब क्या है? सिकुड़ना। तो जब कोई चीज़ सिकुड़ रहा है तो वो फैलेगा भी ना, तो वही है, सिकुड़ने वाला जो दाब होता है ना वो 120 होता है और ये जो होता है फैलने वाला वो 80 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि जब रुधिर जो होता है ना, ये मान लीजिए कि आपका हृदय है, हृदय में 4 चैम्बर हैं, ऊपर वाला को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाला को नीलय कहा जाता है। ठीक है, तो जब आलिंद से ब्लड जो है ना नीलय में जब आता है ना तो इसी प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, और नीलय जब संकुचित होता है मतलब सिकुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि ये जो सामान्य रक्तदाब होता है इसको मापा किस में जाता है तो इसके लिए एक यंत्र है जिसका नाम है स्फिग्मो
मैनोमीटर, ठीक है, क्या है स्फिग्मो मैनोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? जबड़े में, जांघ में, गले में या फिर बाहों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़ा में। मानव शरीर की अगर हड्डी की हम लोग बात करें तो सबसे जो मजबूत हड्डी होती है ना, ये जबड़ा में उपस्थित होती है, ठीक है। इसी तरह आगे अगर हम लोग बात करें कि मानव शरीर की सबसे लंबी या तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि कहाँ पे होता है? जांघ में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? जांघ में पाया जाता है। यह हड्डी कुल्हा से लेकर, ठीक है, कुल्हा से लेकर कहाँ तक? घुटना तक ये हड्डी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटी हड्डी क्या कौन सी होती है मानव शरीर की, तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस हड्डी, ठीक है। और ये जो स्टेपिस हड्डी होती है ये कान में पाई जाती है, ये भी कभी कभी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ पाई जाती है? कान में। कान के किस भाग में? तो मध्य भाग में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक कान में 3 हड्डी होती है, एक हड्डी यहाँ, एक हड्डी यहाँ, एक हड्डी यहाँ मान लीजिए। तो बीच वाली हड्डी जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो पूरे शरीर में मनुष्यों का जो हड्डियों की संख्या होती है, वो जब कोई भी बच्चा नवजात होता है, ठीक है, उस समय 300 से प्लस हड्डियां होती है। लेकिन जब एक वयस्क मनुष्य हो जाता है तो उसके शरीर में केवल 206 हड्डियां होती है, ठीक है। अब ये जो 300 प्लस हड्डियां थी वो 206 कैसे हो गई? तो जो भी छोटी छोटी हड्डियां होती है एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, इसीलिए वयस्क में 206 हड्डियां होती है। हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो कौन सी शाखा में होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी में होता है। कहाँ पे होता है? ऑस्टियोलॉजी में होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम्स का बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पूरे शरीर में ये जो 206 हड्डियां होती है ये विभिन्न जगह पर क्या होती है? व्यवस्थित होती हैं। ज़्यादा नहीं बताते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा फिर सेशन हो जाएगा। ये जो बार बार पूछा जाता है उसके बारे में बता देते हैं कि चेहरा में मनुष्य का जो है ना कितनी हड्डियां होती है? तो 14 हड्डियां होती है, ठीक है। खोपड़ी में टोटल जो होती है ना वो कितनी हड्डी होती है? तो 22 हड्डी होती है। खोपड़ी किसको मिलाकर बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, कपाल में 8 हड्डी होती है। कपाल 8 और चेहरा, ठीक है, चेहरा का 14 हड्डी अगर मिला देंगे तो यही खोपड़ी हो जाती है। टोटल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। कपाल में पूछेगा तो 8 होती है, चेहरा में 14 होती है। कान में अगर पूछेगा तो 2 कान है, एक कान में 3 हड्डी होती है, यानी कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, ठीक है। हाथ पैर की अगर हम लोग बात करें तो हाथ पैर में 60 होता है, ये ध्यान दीजिएगा। पैर में भी 60 हड्डी, हाथ में भी 60 हड्डी, ठीक है। बाकी आगे का सेशन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी जिसको WBC के नाम से जाना जाता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है WBC। देखिए रक्त जो होता है ना ये 2 घटक से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला घटक है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा है रक्त के कण। अब इस कण में 3 चीज आता है, एक RBC आता है, एक WBC आता है और एक ब्लड प्लेटलेट्स आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही ब्लड प्लेटलेट्स है जब किसी व्यक्ति को डेंगू का बीमारी होता है ना तो यही ब्लड प्लेटलेट्स उसकी संख्या कम हो जाती है शरीर में। WBC की बात करें जिसको हम लोग वाइट ब्लड कार्पुसल्स इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जीवन काल की अगर हम लोग बात करें तो इसका जीवन काल जो है 3 से 5 दिनों का होता है। इसका काम क्या होता है? तो बॉडी में जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। RBC की बात करें तो RBC जो है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पुसल्स। क्या होता है? रेड ब्लड कार्पुसल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे अगर बात करें तो RBC का जीवन काल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, ठीक है। और RBC का काम क्या होता है? तो RBC का काम होता है
ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और ये जो WBC है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या काम करता है, तो ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर हम लोग नहीं थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। WBC जो है ना, इसमें कण की कितनी मात्रा होता है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो दो भाग होते हैं, जिसको हम लोग प्रकार भी कह सकते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोनोसाइट्स जो होता है ये सबसे बड़ा आरबीसी का कण होता है, ठीक है, सबसे बड़ा आरबीसी का कण होता है, और लिम्फोसाइट सबसे छोटा कण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और वैसे अगर जनरली हम लोग WBC के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है ये बेसोफिल्स होता है, ठीक है। दूसरा की बात करें तो दूसरा जो होता है इयोसिनोफिल्स होता है, ठीक है। और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो होता है ये न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछता है कि बेसोफिल्स का काम क्या है, तो बेसोफिल जो है ये एलर्जी से लड़ने का काम करता है, ठीक है। जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार का एलर्जी होगा तो बेसोफिल की संख्या जो है ये बढ़ जाती है, ठीक है। और इयोसिनोफिल्स जो होता है ये जब शरीर में परजीवी का संक्रमण होता है, ठीक है, तो उससे लड़ने का काम करता है। दूसरा काम क्या करता है, कैंसर कोशिका से भी ये लड़ने का काम करता है, कौन, इयोसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि आपके शरीर में अनचाहे किसी रूप से अगर बैक्टीरिया आ गया है, यानी जीवाणु का प्रवेश हो गया है या फंगस का प्रवेश हो गया है, तो उससे लड़ने का ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला सा होता है, राइबोफ्लाविन, एल्बुमिन, कैरोटीन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी तत्व की उपस्थिति के कारण, ठीक है, गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है, तो ध्यान रखिएगा कैरोटीन के कारण इसका पीला रंग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसके उपचार की बात की जा रही, तो ध्यान दीजिएगा रक्त कैंसर के उपचार की, ठीक है। पहला ऑप्शन है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कोबाल्ट 60। अब यहाँ से बात आता है कि कोबाल्ट 60 जो है ये है क्या, ठीक है। तो ये जो कोबाल्ट 60 है ना, अगर हम लोग बात करें तो कोबाल्ट 60 एक प्रकार का रेडियो समस्थानिक है। क्या है, रेडियो समस्थानिक है ये, ठीक है। और कैसा रेडियो समस्थानिक है, तो ये कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया ये समस्थानिक है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है जो भी रक्त कैंसर की जो कोशिका होती है, ठीक है, उसको नष्ट करने का ये काम करता है, कौन, कोबाल्ट 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है WBC में, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो भूल गए वहां पे। शरीर में जब WBC की संख्या कम हो जाएगी ना, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब WBC की संख्या कम हो जाती है तो उसको एक बीमारी होता है, उस बीमारी को कहते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या कहा जाता है, ल्यूकोपेनिया। ये बहुत बार पूछा गया है ल्यूकोपेनिया क्या है। इसमें होता क्या है, तो इसमें व्यक्ति को बुखार आता है, ठीक है, ठंडा लगता है, सर दर्द होता है, शरीर पूरा दर्द करने लगता है, ठीक है। तो ये सब इसके लक्षण कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है, कंकाल उत्तक का, पेशीय उत्तक का, उपास्थि उत्तक का, वसामय उत्तक का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसामय उत्तक का। ये जो ऊंट का शरीर होता है ना, उसके ऊपर इस प्रकार का एक जो होता है कुबड़ बना हुआ होता है, ठीक है। और यही कुबड़ जो होता है ये वसामय उत्तक का बना होता है, यानी किस चीज का बना होता है, तो उत्तक का बना होता है। ऊंट जो है कुबड़ में जो जमा उसका यहाँ पे जो वसा होता है ना, इस वसा का उपयोग जो है भोजन के रूप में वो करता है। किस रूप में करता है उपयोग, तो याद रखिएगा वो भोजन के रूप में इसका उपयोग करता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कुबड़ होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग जो है ना 80
पौंड जो होता है उसका पीठ पर वसा जो है वो जमा हुआ रहता है। किलो में अगर हम लोग बात करें तो 36 केजी माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो ऊंट जो है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऊंट जो होता है ना उसमें कई प्रजाति होती है, जिसमें से मंगोलियाई ऊंट की बात अगर हम लोग करें कि जो मंगोलियाई का ऊंट होता है, ठीक है, ये मंगोलियन ऊंट जो होता है इसके पीठ पर जो है ना ये 2 कुबड़ होता है, ठीक है, एक नहीं 2 कुबड़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 35%, 40%, 43%, 55%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 55%। अभी बता चुके हैं कि रक्त जो होता है ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पहला प्लाज्मा होता है, दूसरा कण होता है। यही प्लाज्मा की बात की जा रही है। प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या हो सकता है समझिएगा कि प्लाज्मा के तरल भाग को क्या कहा जाता है, सॉरी, रक्त की तरल भाग को क्या कहा जाता है, तो रक्त की तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में अगर हम लोग बात करें कि जल की मात्रा कितनी होती है, तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल की मात्रा होती है। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो 55% प्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, अल्ब्यूमिन, ओसिन, कॉन्ड्रिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बोन्स होता है, ठीक है। इस बोन्स में अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है आपका ओसिन प्रोटीन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मसल्स में जो प्रोटीन पाया जाता है यानी पेशी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कहा जाता है मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण रंग लाल इसका होता है? मौस का, शैवाल का, कवक का, जीवाणु का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल सागर में जब शैवाल की उपस्थिति होती है तो उसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। अब यहां से नाम पूछ सकता है कि कौन सा शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा नीले हरे, कौन सा? नीले हरे शैवाल जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम। क्या है? ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है। ये ज्यादा नहीं पूछता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखिए अगर कभी पूछते तो, ठीक है। ट्राइकोडेस्मियम एरीथ्रियम, ठीक है। क्या है? एरीथ्रियम। तो ये जो है ना इसका नाम याद रखिएगा। यह शैवाल जो होता है समुद्र की सतह पर मौजूद होता है, जिसके कारण इसका रंग जो है ये लाल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें इस लाल सागर की, तो लाल सागर जो है ये अफ्रीका, ठीक है, और एशिया, कौन कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर जो है ना उसकी एक खाड़ी है, ठीक है। हिंद महासागर की एक जो है वो क्या है? ये एक खाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लासेंटा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा द्वारा। देखिए कोई भी जीव जो है ना सबसे पहले जो होता है अगर हम लोग बात करें तो वो युग्मक होता है, ठीक है। युग्मक जो है ये 2 प्रकार का होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। इन दोनों का क्या होता है? ये जो फ्लैपियन ट्यूब होता है ना इस जगह पर दोनों का मिलन होता है, नर युग्मक का और मादा युग्मक का, ठीक है। जो मिलने की प्रक्रिया होती है उस मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब यहां से ही क्वेश्चन पूछता है निषेचन होता कहाँ है? तो निषेचन जो होता है ये मादा के फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, नर और मादा का मिलन यानी निषेचन। अब यहां से बात आता है कि निषेचन के दौरान कौन सी संरचना बनती है? तो सबसे पहले तो यहाँ युग्मक था, युग्मक से क्या बन जाएगा? युग्मनज बनता है, ठीक है।
अब युग्मनज जो है धीरे धीरे विकसित होकर जो है ना ये भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण ही विकसित होकर फिर बाद में क्या है कि एक जीव के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ से पूछ रहा है कि जब गर्भ में, ठीक है, जब गर्भ में एक बच्चा विकसित हो रहा होता है तो उस भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है, तो वो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। ठीक है, प्लेसेंटा ही क्या करता है कि मानव के रक्त से जो भी पोषण होता है उसको ले जाकर बच्चे तक देता है। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। और एक फैलोपियन ट्यूब को कि निषेचन कहाँ पे होता है, तो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इंसुलिन को, एड्रेनालिन को, एस्ट्रोजन को, या फिर ऑक्सीटोसिन को? तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रीनेलिन को। ठीक है, क्या होगा? एड्रीनेलिन को उड़ो और लड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक व्यक्ति में तभी स्रावित होता है जब उसके अंदर जो है ना गुस्सा हो। ठीक हो, इसीलिए इसको कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन, यानी आपातकाल की स्थिति में ये निकलता है। ठीक है, इसीलिए इसको लड़ो उड़ो कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि से ये स्रावित होती है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो है कौन सी ग्रंथि से होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से ये स्रावित होती है। ठीक है, ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है कहाँ पे स्थित होती है, तो ये किडनी के ऊपर होती है। मनुष्य के शरीर में पेयर में किडनी होता है, यानी 2 किडनी होता है, और इस प्रकार जो है किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि होता है। ठीक है, ये संख्या में 2 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो हार्मोन होता है ना, ये हमारे दिल की जो धड़कन होती है, ठीक है, और सांस जो होता है उसको तेज करने का काम करता है। अब यहाँ से सोचिए कि ये दिल का धड़कन को तेज क्यों करता है, सांस को तेज क्यों कर देता है? जब लड़ाई झगड़ा में आप निकलेंगे तो देखेंगे कि आपका दिल का धड़कन जो है वो तेज हो जाता है, सांसें तेज हो जाती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो होता है ना, ये क्या करता है, ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है, ठीक है, ये शुगर की मात्रा को कम करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, शुगर की मात्रा को कम करने का काम करता है। कौन? इंसुलिन। और इंसुलिन जो है किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो उस ग्रंथि का नाम याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मिश्रित ग्रंथि होती है। अब इसको मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है एंजाइम्स का भी स्राव करता है और ये हार्मोन का भी स्राव करता है। ठीक है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और इंसुलिन का काम क्या है, तो रक्त में क्या चीज का मात्रा को कम करना, तो इंसुलिन जो है शुगर की मात्रा को कम करता है। किस प्रकार के कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो ध्यान रखिएगा, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से बस इतना याद रखिएगा, इस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये एक महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, ये हार्मोन जो होता है ना, ये क्या करता है कि प्रजनन तंत्र जो होता है उससे ये जुड़ा हुआ होता है, और महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के जो है जो भी होती है, क्या कहते हैं इसको, चेंजिंग होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीबिया और फिबुला जो होती है ना, ये जो हड्डी होती है ये पैर में पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टीबिया और फिबुला जो है ये किस प्रकार होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये घुटना है। ठीक है, और ये पैर का तलवा है। यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार की हड्डी जो होती है ना ये मौजूद होती है। ठीक है, तो ये जो हड्डी होती है यही होती है टीबिया। ठीक है, और इधर वाली जो होती है ये होती है फिबुला। ठीक है, तो ये टीबिया और फिबुला जो है ये पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एडरसन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन का खोज जो है ये एडरसन नामक वैज्ञानिक किए थे।
अगर हम लोग यहाँ बात करें कोई भी तत्व है, ठीक है, उसका जो परमाणु होता है ना, उसके 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर जो होता है ये चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। अब अगर हम लोग बात करें इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इस इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले थॉमसन साहब हैं, जिनका पूरा नाम है जे टॉमसन या थॉमसन, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का खोज करने वाले हैं रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का खोज करने वाले हैं चैडविक, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। पारसेक जो होता है वो दूरी की इकाई होती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पारसेक के बारे में, तो पारसेक जो है ना, सबसे पहले तो लंबाई यानी दूरी की ये मापक है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो खगोल शास्त्र, ठीक है, कहाँ पे होता है, तो खगोल शास्त्र में सितारा और आकाश गंगा जो होता है ना, इसकी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी पारसेक जो होता है वो समझिएगा सूर्य से खगोलीय पिंड की जो दूरी होती है ना, इसको बताने का काम करता है, ठीक है। एक पारसेक जो होता है कितने बराबर होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो एक पारसेक बराबर जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। 2.3 प्रकाश वर्ष होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलय की गिनती कर, शाखाओं की संख्या गिनकर, आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलय की गिनती करके किसी भी वृक्ष कितनी पुरानी है, कितना इसका उम्र हुआ, इसका पता लगाया जाता है। अब यहाँ से बात आता है कि वार्षिक वलय है क्या, तो समझिएगा ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये कोई पेड़ है, ठीक है, यानी पेड़ का तना अभी बनाए हैं, ये जड़ है इसका, ठीक है, ये इसका क्या है, जो भी है पेड़ का पूरा भाग है, ये इसकी पत्ता है, ठीक है, फूल फल जो भी लगा हुआ है। अब देखिए ये जो इसका तना है ना, इस तना का मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस तना को कट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ से ऐसे अगर कट करेंगे कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब देखिएगा जब मोटा लकड़ी को काटिएगा तो उसमें जो है ना कुछ इस प्रकार का रिंग दिखेंगे आपको, ठीक है, यही रिंग जो होता है वार्षिक वलय होता है, और इसी को काउंट करके किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। मान लेते हैं कि 1 2 3 4 इसका रिंग है, ठीक है, तो इसका 4 साल हुआ है उम्र, इस तरह से इसका पता लगाया जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नहीं लाइक कीजिएगा तो डिसलाइक करके चल जाइएगा ना, नहीं अच्छा लगेगा तो कम से कम वो भी तो हम जाने कि इसमें सुधार करना है। और अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पहले पहुँचे। एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर आप सबों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक यह जो है जानकारी पहुंच सके और सभी इस वीडियो का आनंद ले सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।